सो हाय गाइस, वेलकम टू आई टू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम कम समय में एक ही वीडियो में डिटेल पे डिस्कस करेंगे ऑल थ्री कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। आपको अलग से तीनों वॉर्स की कोई सेपरेट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कार्नेटिक वॉर्स हैं उनको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी कहा जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज एन एस्पिरेंट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये तीनों कार्नेटिक वॉर्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से तीनों वॉर डिटेल में समझ आ जाए। आई होप आप पेन और पेपर रखे होंगे साथ में, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे कॉज वॉर का किस किस के बीच में हुआ था और सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर था वो 1746 से 48 सिर्फ 2 साल चला। इसका बैकग्राउंड क्या था? वॉर स्टार्ट होने के 6 साल पहले 1740 एडी ऑनवर्ड्स यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चालू हो गया था, क्योंकि चार्ल्स सिक्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। अब हुआ क्या, इस वॉर के चलते ब्रिटिशरों ने कनाडा में एक फ्रेंच की टेरिटरी थी जिसका नाम था लुइसवर, उसको कैप्चर कर लिया। और ब्रिटिशरों ने इंडिया में बार्नेट थे कोई ऑफिसर, और फ्रेंच की कोई शिप सीज कर ली और अटैक कर दी 1745 में। ठीक है। अब इसके चलते जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रोवोक हुई, और यही कॉज बना फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का। जो फ्रेंच गवर्नर थे इंडिया में वो थे जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स, जो कि पौंडीचेरी में थे। तो मतलब जब इन्होंने सीज कर ली ब्रिटिशरों ने और कनाडा में उनकी टेरिटरी भी कैप्चर कर ली, तो जो इंडिया में डुप्लेक्स थे उनको गुस्सा आया। तो वो पौंडीचेरी में थे, तो उन्होंने मॉरिटस के गवर्नर जिनका नाम था एडमायरल ला बॉर्डोनेस, इनको जो है मद्रास बुलाया बे ऑफ बंगाल के थ्रू। अब आप सोचेंगे मॉरिटस कहाँ है। सो सो गाइस, ये हमारा इंडिया, यहाँ पे है पौंडीचेरी। यहाँ पे डुप्लेक्स ने यहाँ से बुलाया था मेडागास्कर के जो ईस्ट में है मॉरिटस आइलैंड। यहाँ का गवर्नर था एडमायरल ला बोर्डोनेस। इसको ना बे ऑफ बंगाल के थ्रू यहाँ से बुलाया था उन्होंने कि वो मद्रास आए, और मद्रास के आते टाइम यहाँ पे ब्रिटिश के प्लीट्स को कैप्चर कर ले, उड़ा दे। डुप्लेक्स यहाँ से सेंट जॉर्ज फोर्ट को कैप्चर कर ले। अब जब इसको कैप्चर कर लिया फोर्ट, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, उस टाइम जो मद्रास रीजन में कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन कैसे नवाब बना, ये सब डिटेल में हम सेकंड कर्नाटक वॉर में समझेंगे। अनवरुद्दीन ब्रिटिशरों ने अपील किया कि भाई तुम्हारे रीजन में ये हो क्या रहा है, डुप्लेक्स ने देखो मेरा मद्रास फोर्ट कैप्चर कर लिया, तुम जाओ और जो है डुप्लेक्स को समझाओ। तो इनके कहने पे, अपील पर, अनवरुद्दीन डुप्लेक्स से मिला, और डुप्लेक्स ने प्रॉमिस कर दिया कि भाई अभी तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मुझे सीजमेंट करने दो मद्रास फोर्ट की, मैं तुम्हें फिर मद्रास वापस दे दूंगा पूरा। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, समय बीतता गया। अक्टूबर तक जो है सीजमेंट रखे ही रहा वो अपने पास, और उसने मद्रास भी नहीं दिया वापस। तो फिर क्या किया अनवरुद्दीन ने, अब एक आर्मी भेज दी महफूज खान के अंडर में फ्रेंच के अगेंस्ट। कहाँ पे? एट सेंट होम, जो कि एडियार रिवर के पास है। तो अब ऑन दी अदर हैंड जो फ्रेंच आर्मी थी पैराडाइज के अंडर में, उसने क्या किया, डिफीट कर दी महफूज खान की आर्मी को जो कि अनवरुद्दीन ने भेजी थी। और इस बैटल को कहा गया बैटल ऑफ एडियार और सेंटोन। इसमें क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और उसने अनवरुद्दीन की जो महफूज खान की आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इस बैटल के बाद 1746 के बाद 2 साल बाद 1748 में एक ट्रीटी हुई एक्सला चपेले बिटवीन ब्रिटिश और फ्रेंच कंट्री के बीच में, एज अ कंक्लूजन फॉर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप में हुई। तो उसमें हुआ क्या, जो मद्रास कैप्चर कर लिया था वो ब्रिटिशर को वापस मिल गया, और जो लुइस पर ब्रिटिशर ने कैप्चर की थी वो फ्रेंच को वापस मिल गया। ड्यू टू दिस ट्रीटी फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर था वो एंड हुआ। तो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड कर्नाटिक वॉर की, जो कि 1749 से 1754 एडी के बीच हुआ था, मतलब 4 साल चला था।
अब गाइस जो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर था वो सिर्फ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच नहीं था। इसमें क्या था, चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और अनवर उद्दीन और नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लोग कौन हैं, सो इनका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। तो चलिए पहले इनका बैकग्राउंड समझते हैं। सो बैकग्राउंड कैसा था कि जब औरंगजेब का रीजन चल रहा था, मतलब मुगल डायनेस्टी थी, तो औरंगजेब का रीजन जो है प्रोविंस में डिवाइडेड था और प्रोविंस के अंदर बहुत सारे सूबे थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो 1707 में डेथ हुई, तो असफ जाह थे फर्स्ट हैदराबाद के कोई, उन्होंने अपने आप को निजाम बना लिया हैदराबाद का, प्रोविंस का, 1724 में। हम अनवरुद्दीन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको जानना है कि जो असफ जाह थे, जो कि 1724 में हैदराबाद के निज़ाम बने थे, तो वो कैसे निज़ाम बने, तो वो मेरी लेटर मुगल वाली वीडियो है, उसमें मैंने मोहम्मद शाह रंगीला के पार्ट में मैंने बताया है। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी, आप क्लिक करके जान सकते हैं। अब इनके अंडर में ना कार्नाटिक सूबा आता था, कार्नाटिक रीजन जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1724 में उस रीजन को गवर्न करने के लिए जो मोहम्मद सैयद थे उनको नवाब बना दिया 1724 में, और उनको टाइटल दिया सादतुल्ला खान फर्स्ट का। अब जो सादतुल्ला खान फर्स्ट थे, इन्होंने फिर स्टार्ट करी नवायुत डायनेस्टी, मतलब इन्हीं वो असफ जाह के अंडर में ही कार्नाटिक रीजन में इन्होंने स्टैब्लिश की। अब क्या हुआ आगे चल के, 1732 में, 1724 में नवाब बना सादतुल्ला खान, 1732 में इसकी डेथ हो गई। तो फिर इसका भतीजा तो था दोस्त अली, मतलब इसका भाई था गुलाम अली, उसका एडॉप्टेड सन था, उसको नवाब बनाया गया 32 एडी में, 1732 एडी में। और ये भी 1740 में इसकी डेथ हो गई। तो फिर इसका लड़का जो था सन इसका सफदर अली खान, वो नवाब बना, ये भी जो है डाइड हो गया 2 साल बाद। तो अब इस सिचुएशन में ना फिर असफ जाह ने इंटरवीन किया। जब सफदर अली खान बना था नवाब, इसके 1 साल पहले 1741 में जो दोस्त अली था उसका दामाद था चंदा साहब, इसको जो है कैप्चर कर लिया था मराठा ने, और इन सीज ऑफ तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु अंडर छत्रपति साहू जी ने। तो अब ये तो चला गया था, मतलब इसको बनना था एक्चुअल में नवाब सफदर अली खान की जगह, बट ये चला गया था, इम्प्रिजन हो गया था, इसीलिए सफदर अली खान बने। तो अब क्या हुआ ऐसी सिचुएशन में, जब सफदर अली खान की भी डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में फिर असफ शाह जो हैदराबाद के नवाब थे, उन्होंने इंटरफेयर किया। उन्होंने डिक्लेयर किया 1942 में ही कि जो सादतुल्ला खान सेकंड है, जो कि सफदर अली खान जो मर गया था उसका इन्फेंट था, बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसको नवाब बनाया, बट अंडर रेजेंसी ऑफ अनवरुद्दीन। यहां से अनवरुद्दीन का नाम स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ 1742 में वो इन्फेंट बच्चा नवाब बना, बट 2 साल बाद सादतुल्ला खान जो इन्फेंट था उसका मर्डर कर दिया गया आरकट में। आरकट जो है वो कैपिटल थी कर्नाटक रीजन की। अब फाइनली जो है अनवरुद्दीन जो है नवाब बना 1944 एडी में। सो यही थी अनवरुद्दीन की स्टडी। अब क्या हुआ 1744 के बाद जो चंदा साहिब था वो उसको रिलीज कर दिया गया प्रिजन से, और उसने क्या किया, अब उसने सोचा कि ये हो क्या रहा है, अनवरुद्दीन कैसे नवाब बन गया, मैं हूं असली डिसेंडेंट नवायुत डायनेस्टी का, जो कि फॉर्म एस्टेब्लिश की थी सादतुल्ला खान मेरे ससुर जी ने 1724 में। अब यहाँ तक हुआ क्या, अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक का नवाब था, और असफ जाह फर्स्ट जो थे वो हैदराबाद के नवाब थे। अब चंदा साहिब के आने के बाद जून में 1748 में असफ जाह जो थे हैदराबाद के नवाब वो खत्म हो गए। उनके 2 सन थे और एक उनकी बच्ची का बच्चा था मुजफ्फर जंग। तो हुआ क्या, जब इनकी डेथ नहीं हुई थी उसके पहले जो इनका छोटा था, जो इनका नालायक सन था एक नासिर जंग, इसने जो है अटेम्प्ट किया था कि ये अपने पापा को मारना चाह रहा था। ठीक है, नासिर अटेम्प्ट टू किल असफ, बट नासिर गॉट पनिश। अब पापा तो पापा ठहरे, फिर इसने इसको पकड़ लिया तो इनको पनिश किया। अब ड्यू टू दिस ये समझ गए थे कि यार ये तो नालायक निकला, तो इसने क्या किया, नॉमिनेट कर दिया मुजफ्फर जंग, क्योंकि जो सलाबत जंग था वो थोड़ा छोटा था। उन्होंने अपनी जो लड़की का लड़का था मुजफ्फर जंग, उसको नॉमिनेट कर दिया कि ये नवाब बनेगा हैदराबाद का, पूरे हैदराबाद का, और इसी के अंडर जो है कर्नाटक रीजन आएगा। तो नासिर जंग जो था वो डिसअपॉइंट हो गया कि वो कैसे यार उसने भांजे को बना दिया। अ, तो डिसअपॉइंट होके उसने जो है जो अनवरुद्दीन था उससे हाथ मिला लिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया इंडिया ने दोनों को सपोर्ट किया,
और दूसरी तरफ जो मुजफ्फर जंग था, जो कि हैदराबाद का नवाब बन चुका था, उसने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और चंदा साहिब जो लौट के आ गया था उसके साथ हाथ मिला लिया। सो ओवरऑल अब कहानी क्या बनी बैकग्राउंड के बाद, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सपोर्ट कर रही थी चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग, मतलब हैदराबाद के लिए। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था और नासिर जंग को सपोर्ट कर रही थी। अब हुआ क्या, 1948 में अब बैटल हुआ इन दोनों के बीच, जिसको बैटल ऑफ अंबूर बोलते हैं। फ्रेंच ने एडवांस हुए आर्कट की तरफ और अनवरुद्दीन भी अंबर पहुंचा, जो कि वेलोर में है, तमिलनाडु में। अब इन दिस बैटल में ना जो अनवरुद्दीन था, जो कि कर्नाटक का नवाब था, वो मर गया। एंड चंदा साहिब को जो है नवाब बनाया गया। मतलब पहले ही बैटल में चंदा साहिब चाहता था कि नहीं, मैं हूं नवाब कर्नाटक रीजन का। तो पहले ही बैटल में चंदा साहिब को वो पोस्ट मिल गई, चंदा साहिब नवाब बन गया। और फिर चंदा साहिब के ऊपर जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ था। और नवाब बनने के बाद फिर उसने क्या किया, 80 विलेजेस और पौंडीचेरी एज अ रिवॉर्ड दे दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब इसके नवाब बनने के बाद अ, जो अनवरुद्दीन मर गया था उसका एक बच्चा था, मोहम्मद अली वल्लाजा। तो नासिर जंग जो बच गया था और ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने जो है सपोर्ट किया इसके सन को, वल्लाजा को, कि वो रिवेंज करे अपने फादर की डेथ की। क्योंकि असली जो डिसेंडेंट हो वो तो तुम ही हो, कर्नाटक, तुम्हें ही कर्नाटक का नवाब बनना चाहिए और चंदा साहिब को नहीं। तो अब इसी के चलते दो बैटल हुए अ, तिरुवादी में, आंध्र प्रदेश में, 1750 एडी में। ब्रिटिशर्स अगेन डिफीट हो गए एंड वल्लाजा अब भाग गया जिंजी फोर्ट में। जिंजी फोर्ट विच इज इनप्रेग्नेबल। वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, इनप्रेग्नेबल का मतलब होता है अनेबल टू डिस्ट्रॉय, मतलब इजीली कैप्चर नहीं किया जा सके। जिंजी फोर्ट की लोकेशन ये है। पहले यहाँ का पूरा एरिया ना मद्रास हुआ करता था, आंध्र प्रदेश तो बहुत बाद में बना, 1956 में बना। अ, तिरुपति यहाँ पर है। ये जिंजी फोर्ट है ना, इसको औरंगजेब को 8 साल लगे थे ये कैप्चर करने में। बट 7 सितंबर 1750 एडी में, अब डुप्लेक्स तो डुप्लेक्स ठहरा, उसने ना एक ही नाइट में इसको कैप्चर कर लिया। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स और नासिर जंग को पता चला कि ये डुप्लेक्स यहाँ तक घुस आया है, तो फिर ब्रिटिशर्स और नासिर जंग भी जिंजी फोर्ट पे आए वल्लाजा को सपोर्ट करने के लिए। अब फिर बैटल ऑफ जिंजी हुआ 1750 एडी का। अगेन इसमें भी ब्रिटिशर्स हार गए और नासिर जंग जो है मर गया बाय हिज ओन सपोर्टर्स ऑन 16 दिसंबर 1750। मतलब उसके ओन सपोर्टर जो लड़ाई कर रहे थे उन्हीं के किसी गलती की वजह से वो खुद ही मर गए। नासिर जंग चाह रहा था कि वो अपने भांजे को हटाए और खुद हैदराबाद का नवाब बने, बट वो मर गया। तो फिर अब जो मुजफ्फर जंग था उसका भांजा, वो ऑफिशियली नवाब बन गया पूरे प्रोविंस का, हैदराबाद का। अब इसके ऊपर भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ था। तो इसने मसूलीपट्टनम दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 5 लाख के ट्रूप्स दिए कंपनी को, और 20 लाख डुप्लेक्स को अलग से दिए। और एक जागीर थी फ्रॉम कृष्णा रिवर से कन्याकुमारी तक। ये है कृष्णा रिवर, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जागीरें थी बहुत सारी। अब वल्लाजा जो है भाग गया तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली यहाँ पर है। वो जो मुजफ्फर जंग था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवॉर्ड देने के बाद कुछ समय बाद एक बैटल हुआ था उसका अफगान्स के अगेंस्ट। और वो बैटल का नेम है बैटल ऑफ लक्की रेड्डीपल्ली। उसमें जो है वो डेथ हो गई उसकी। अब जो असफ जाह थे वो तो थे नहीं कि इंटरफेयर करेंगे ऐसे सिचुएशन में। तो फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर किया। और सलाबत जंग जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो असफ जाह फर्स्ट का यंग सन था, वो फिर उसको इन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बना दिया प्रोविंस ऑफ हैदराबाद में। अब फिर अगेन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवॉर्ड मिलेगा। तो सलाबत खान ने नदन सरकार, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मद्रास के, मुस्ताफा नगर जिसको गुंटूर बोलते हैं, एलोर, राजामंड्री और चिकागोल जिसको श्रीकाकुलम है आज के टाइम पे, उसको दे दिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ रिवॉर्ड। अब जो वल्लाजा भाग गया था तिरुचिरापल्ली फोर्ट, उसको भी देखना था कि ये आगे चल के कोई बवाल ना करे। तो फिर क्या हुआ, जुलाई 1751 में जब सलाबत खान बन गया था नवाब, उसके बाद फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया तिरुचिरापल्ली फोर्ट, क्योंकि उसके अंदर वल्लाजा कैप्चर था।
और फिर कैप्चर करने के बाद उसके अंदर वल्लाजा और ब्रिटिश आर्मी को अंदर कैप्चर कर लिया, ट्रैप कर लिया इनसाइड द फोर्ट। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो भी ब्रिटिश आर्मी मतलब ट्रैप्ड थे अंदर फोर्ट के अंदर, बट ये ना कुछ करके वहां से भाग गए और जो है पहुंचे सेंट डेविड फोर्ट, जो कि कुडलूर चेन्नई में है, जहाँ पे ब्रिटिश के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई सॉल्यूशन मतलब बैठे थे, वहां पे बैठक हो रही थी कि कोई सॉल्यूशन निकाले फ्रेंच के अगेंस्ट। तो रॉबर्ट क्वाइट वहां पहुंचे और उन्होंने बोला कि भाई अटैक करो और कैप्चर करो आरकट, जो कि फ्रेंच का लोकेशन है, क्योंकि चंदा साहेब क्योंकि चंदा साहेब ने पूरी आर्मी तिरुचिरापल्ली फोर्ट पे लगा दिया वल्लाजा के लिए। तो फिर क्या हुआ, विद 500 सोल्जर्स रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया आर्कट का फोर्ट, और सेकेंडली अटैक कर दिया फ्रेंच को एट तिरुचिरापल्ली, क्योंकि इन लोग ने वो वल्लाजा और बाकी ऑफिसर्स वहां पे कैप्चर किया। अब फ्रेंच ने दिस टाइम सरेंडर किया, क्योंकि दोनों साइड से लोग ने आर्कट को कैप्चर कर लिया था और फिर यहाँ पे भी आर्मी भेज दी थी, तो चंदा साहब सरेंडर करा फ्रेंच ने। बट चंदा साहब भाग गए तंजोर, जहां पे मराठा आर्मी ने उनको मार दिया। ठीक है, अब तीसरा विकेट चंदा साहब का गिरा, पहला अनवरुद्दीन का था, फिर नासिर जंग भी गए, अब चंदा साहब भी गए। अब वल्लाजा वहां पे जो कैप्चर था तिरुचिरापल्ली फोर्ट में, उसको नवाब बना दिया गया कर्नाटक का। इन सितंबर 1752 डुप्लेक्स ने अटैक किया सेंट डेविड फोर्ट। अब आगे इसको गुस्सा तो आएगा ही, अब आगे कहानी बढ़ी। तो डुप्लेक्स ने क्या किया, 1752 में सितंबर में सेंट डेविड फोर्ट को अटैक कर दिया, और रिप्लाई में रॉबर्ट ने कैप्चर कर लिया फ्रेंच फोर्ट एट ऑफ कोवलोंग और चिन्नापेट एट इन द एंड ऑफ 1752। अगेन जो है डुप्लेक्स इन 1753 तो तीन बैटल लिए उसने तिरुचिरापल्ली के। अब एक फ्रेंच कमांडर थे एम एस्ट्रप, उसको कैप्चर कर लिया ब्रिटिशरों ने। ड्यू टू दिस जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने कहा डुप्लेक्स से कि तुम भाई वापस आ जाओ, शुरुआत में तो तुमने भाई कितना अच्छा खेला, इतना तुमने अच्छे वॉर लड़े, अब लास्ट में तुम भाई लगातार जो है हार रहे हो। ड्यू टू दिस फेलियर एट तिरुचिरापल्ली यूसर्व्ड हिज पोजीशन, उसकी पोजीशन वापस ले ली गवर्नमेंट की, गवर्नर की एज अ फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, और एम गोडेव्यू को फ्रेंच गवर्नर बना के इंडिया भेजा 1754 में। और फ्रांस से ही उसको बताया गवर्नमेंट ने कि तुम जाओ और वहां पे लड़ाई वड़ाई मत करना डुप्लेक्स की तरह, इज्जत और गिर जाएगी, और नेगोशिएट करना सिर्फ विथ फ्रेंच नहीं, विथ ब्रिटिशर्स। इन जनवरी 1755 में क्या हुआ, फिर एक ट्रीटी हुई पौंडीचेरी। अब ड्यू टू ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जो हमारा सेकेंड कर्नाटिक वॉर था वो एंड हुआ, और कर्नाटक का नवाब जो है वल्लाजा को कंसीडर कर लिया गया, और हैदराबाद का नवाब सलाबत जंग को कंसीडर कर लिया गया। सो गाइज अब एक 5 मिनट का ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आपने भी मेरे साथ में जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाए होंगे, क्विक नोट्स, बट आप ये भी थोड़ा सा देख लो। जो इनिशियल में जब सेकंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ था, तो अनवरुद्दीन तो था ही नवाब कर्नाटक का। इसकी हिस्ट्री में बता चुका हूँ, 1744 से ये बना। और असफ जाह तो इन्हीं ने जो है रेजेंसी में इसको बनाया था, जो कि 1724 से असफ जाह भी हैदराबाद के नवाब थे। अब बैटल ऑफ अंबूर के पहले 1748 के पहले अनवरुद्दीन तो था ही कर्नाटक का नवाब। जो असफ जाह थे उनकी डेथ हुई थी 1748 में, तो इनका जो है बेटी का बच्चा मुजफ्फर जंग नवाब बन गया था हैदराबाद का। अब बैटल के बाद अनवरुद्दीन जो है डेथ हो गई थी बैटल में, अंबूर के बैटल में, तो चंदा साहब बना और मुजफ्फर जंग वैसा का वैसा ही रहा। अब जब जिंजी का बैटल हुआ ना 1750 में, तो चत्ता साहब वैसा ही का वैसा रहा, और जो मुजफ्फर जंग थी इसमें नासिर जंग की डेथ हो गई, तो जो मुजफ्फर जंग थे अब ऑफिशियली नवाब बन गए, फिर इन्होंने जो है रिवॉर्ड दिया था। अब जब बैटल ऑफ जिंजी के बाद ना कुछ समय बाद इनकी मुजफ्फर जंग की एक अफगान के थ्रू अगेंस्ट कोई बैटल कर रहे थे, तो उसमें डेथ हो गई। अब एंडिंग में जो है कर्नाटक का नवाब वल्लाजा बना, क्योंकि चंदा साहेब को मराठाओं ने मार दिया था। और अब इनकी डेथ होने के बाद से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंटरफेयर करके सलाबत जंग जो यंग सन था आजफ जाह का, उसको कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो बैटल के एंड में यही दोनों बचे, वल्लाजा कर्नाटक का नवाब और सलाबत जंग रहा हैदराबाद का नवाब, अकॉर्डिंग टू जो ट्रीटी हुई थी पौंडीचेरी की 1755 की। अब जो वल्लाजा था वो कब कब कहाँ कहाँ एस्केप किया, उसने भागा, वो देख लो। देखो बैटल जब हुआ था अंबूर का 1748 में, उसके बाद और जो तिरुवदी का बैटल हुए थे 1750, उसके बाद सबसे पहले ये जिंजी फोर्ट भागा,
फिर बैटल ऑफ जिंजी के बाद ये तिरुचिरापल्ली फोर्ट बना। फिर फाइनली 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई, जिससे जो है नवाब बन गया कर्नाटक का, और सलावत जंग को कंसीडर कर लिया गया नवाब ऑफ हैदराबाद। सो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर के बारे में, जो कि 1756 से 63 मतलब 7 साल तक चला। अब हुआ क्या था, यूरोप में 1756 में 7 ईयर वॉर स्टार्ट हो गया था, जो कि 7 साल तक चला था। तो इसी के चलते इंडिया में भी कर्नाटक वॉर चला, वो भी 7 साल तक। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, मतलब कॉज क्या था 7 ईयर वॉर का। तो देखो, पहला कॉज तो ये था कि जो यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस थी, वो जो है नॉर्थ अमेरिका और इंडिया के कंट्रोल को लेके आपस में फाइट कर रहे थे। तो उसके चलते, और सेकंड रीजन ये था, ऑस्ट्रिया चाहता था कि वो रिकवर कर ले सेलेसिया, जो कि कैप्चर कर ली थी प्रूशिया एम्पायर ने इसके ऊपर के। तो सेकंड रीजन ये भी था। तो इसके वजह से ना इंडिया में फर्क पड़ा, और इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आपस में लड़ाइयाँ हुई। तो अब फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स तो रिप्लेस हो गए थे एम गोडेहू से। अब गोडेहू के बाद जो है लिरेट आए थे 1755 से 58 तक, जो कि इनकेपेबल थे, तो इनको भी वापस बुला लिया गया। तो फिर फाइनली काउंट द लल्ली आए 1758 से 61, मतलब थर्ड कर्नाटक के टाइम पे काउंट द लल्ली, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर थे इंडिया पर। अब अब यूरोप के चलते इंडिया में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया चंद्रनगर बंगाल में 23 मार्च में 1757 में। अब इसके रिप्लाई में फिर जो गवर्नर थे फ्रेंच के, उन्होंने कैप्चर कर लिया सेंट डेविड फोर्ट, और फिर अगले ही साल उसको बिसीक कर लिया। बिसीक का मतलब है सराउंड द प्लेस विद आर्मी, मतलब पूरी फोर्ट को चारों तरफ से अपने आर्मी से घेर लिया। तो अब जब ब्रिटिशर्स को पता चला, तो ब्रिटिशर ने सेंड की फ्लीट्स, अपनी फ्लीट सेंड की बंगाल से, और इसके वजह से काउंट द लल्ली को फोर्स किया कि वो सीज हटाए, उसका बेसिकमेंट हटाए। 1759 में बेसिकमेंट उसने हटाया। सब आर्मी आर्मी जो सराउंड की थी वो सब उसने हटाई। अब जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हो रहा था 1756 से 63 के टाइम, उस टाइम 1757 में बैटल ऑफ प्लासे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और कंपनी जो है बहुत गुड फाइनेंशियल कंडीशन में थी। इसके चलते वो अच्छी नेवल आर्मी रेस कर सकती थी अगेंस्ट फ्रेंच। एंड एक डिसिसिव बैटल, मतलब आर या पार, मतलब या तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीते या तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हारे। अब इसी के चलते बैटल ऑफ बंडी वॉश हुआ 22 जनवरी 1760। बंडी वॉश है कहाँ? बंडावासी एक म्यूनिसिपैलिटी है तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में, मतलब जो उस टाइम कर्नाटक रीजन में थे। तो इस वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी जो थी वो थी अंडर जनरल आयरे प्यूटे, और जो फ्रेंच की आर्मी थी वो थी अंडर काउंट द लल्ली। अब ब्रिटिश आर्मी ने ब्रूटली डिफीट कर दिया फ्रेंच आर्मी को, और कैप्चर कर ली पौंडीचेरी, माहे, कराईकल और मैनी मोर टेरिटरीज, मतलब फ्रेंच की। अब फ्रेंच ने और टेरिटरीज तो ली ही, ब्रिटिशरों ने जो काउंट लल्ली था गवर्नर, उसको प्रिजनर एज अ, उसको भी कैप्चर कर लिया और प्रिजनर की तरह रखा। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर, मतलब इसके बाद जो है पावरलेस हो गई पूरी। अब क्या हुआ, 3 साल बाद ना जो 7 ईयर था वो एंड हुआ यूरोप में, और यूरोप में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। इसमें क्या हुआ, जो टेरिटरीज थी कैप्चर करी थी दोनों ने, यूरोप में भी और इंडिया में भी, दोनों आपस में वापस कर देंगे। ट्रीटी में ऐसा हुआ। तो ड्यू टू दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिटर्न कर दी पौंडीचेरी, माहे, कराईकल को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, बट उनसे कहा कि तभी हम आपको रिटर्न करेंगे, आप इसको फोर्टिफाई नहीं करा सकते, और ट्रूप्स जो है, मतलब ट्रूप्स नहीं रख सकते फॉर सेफगार्ड कंडीशन, मतलब सिर्फ आप ट्रेड करो यहाँ पे, जैसा मैं डोमिनेंस करना चाह रहा हूँ फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे आप डोमिनेंस नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रेड करो पीसफुली, बस ये इतना है। अब विक्ट्री ऑफ वनडे वॉर जो था, रिजल्ट की हुआ कि नो अदर यूरोपियन पावर लेफ्ट बची, मतलब बंडी वॉश के बाद जो अदर यूरोपियन पावर्स थी ब्रिटिशर्स के अलावा, जैसे पोर्टुगल्स, डच वगैरह, कोई नहीं बचा। अब मतलब यहाँ से जो है ब्रिटिशरों का राइज स्टार्ट। सो कैसे कैसे, अब थोड़ा एक रिकैप देखो कि कैसे बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज को ब्रिटिशर्स ने हराया। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने जो है डिफीट कर दिया था पोर्टुगल्स को। इसके बाद पोर्टुगल्स नहीं बचे। ट्रीटी हुई थी 1667 में डचेस से, जिसमें हुआ था कि तुम मोनोपोली रहेगी तुम्हारी ब्लैक पेपर और स्पाइसेस की इंडोनेशिया से, इंडिया में तुम कुछ नहीं करोगे। इसके बाद एक डिसिसिव बैटल भी हुआ 1759 में डचेस के साथ, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ हकली और बेदर। इसमें क्या हुआ, पर फाइनली डिसिसिव बैटल हुआ ये इसमें
डिसाइड ये हुआ कि अब जो है डस्ट सेटल हो गए, प्रॉफिटेबल ट्रेड करने लगे वो स्पाइस का इंडोनेशिया से, और इंडिया से आउट हो गए टोटली। अब फिर 70-60 में, अब 70-46 से 60 तक कार्नेटिक वॉर चली, जहां से राइज स्टार्ट हुआ। 70-60 में जो है बंडी वॉश हुआ, जिससे फाइनली डिसिसिव बैटल था, जिससे फ्रेंच जो है आउट हो गए पूरी। ड्यू टू ट्रीटी ऑफ पेरिस थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हमारा एंड हुआ। कॉजेस क्या थे? ब्रिटिश के सक्सेस थे और फ्रेंच के फेलियर्स थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक स्टेट कंसर्न कंपनी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेट कंसर्न थी। मतलब इनिशियल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड करने आई थी, बट वो डोमिनेंस कर रही थी आगे चल। बट ये ना अलग थी, ये स्टेट कंसर्न थी। ब्रिटिश की जो नेवी थी वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद काफी अच्छी हो गई थी फ्रेंच नेवी से। ब्रिटिशर्स के पास 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। बट फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी थी। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास मतलब पूरा डेक्कन हो गया, और हाफ जो है नॉर्थ इंडिया। तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया ही इनके पास था। अब ब्रिटिश के फंड्स जो थे वो भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा थे। अब ब्रिटिश के जो कमांडर्स थे, रॉबर्ट क्लाइव, आयरन जैसे काफी इंटेलिजेंट थे। और ऑन दी अदर है फ्रेंच के पास सिर्फ डुप्लेक्स था अकेला, उसको भी जो है वापस बुला लिया था रिप्लेस करके एम टूडे से। गाइस जो हमारे स्पेक्ट्रम है उसमें जो ऑल 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट हमने जो है डिटेल में तीनों कवर कर लिए हैं अच्छे से। हमने जो है कॉज ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर भी पढ़ लिया है। सो ओवरऑल हमने तीनों अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप गाइस you like the content. If you guys like the content, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much guys. Have a nice day.